बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। तो जब हम हमारे आसपास अनेक पदार्थ देखते हैं, जैसे कि जल है, दूध है, लकड़ी है, धुआं है, तो ये क्या है, इन सब की अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती है। तो पदार्थ को प्रमुख रूप से 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। तो सबसे पहली जो अवस्था आती है वो है आपकी इसमें ठोस अवस्था होती है, ठोस अवस्था। और दूसरी जो अवस्था है वह है द्रव अवस्था। और तीसरी बात करें तो वह होती है गैस अवस्था। तो यानी पदार्थ की प्रमुख अवस्थाएं कितनी हो गई भी, 3 हो जाती है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ठोस अवस्था की। तो ठोस अवस्था में क्या होता है, तो वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। यानी इनका आकार आयतन निश्चित होता है। और ठोस के अणु के बीच में क्या होता है, संपीड्यता का जो गुण है वो नगण्य पाया जाता है। और आकर्षण बल भी इनमें क्या होता है, अधिक होता है। अधिक होता है तो ये क्या पास पास रहते हैं। यहाँ पर हम आरेख की दृष्टि से देखें तो जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें अणु इस प्रकार से पैक्ड रहते हैं, बिल्कुल पास पास में। तो हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि ये जो पदार्थ है ठोस होगा, तो ठोस के अणु की जो संरचना होती है वो इस प्रकार से इसमें आप दर्शा सकते हो, बिल्कुल पैक्ड ये रहता है, यानी खालिस्तान इनमें बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। जैसे कि पत्थर है, लकड़ी आदि पदार्थ जो है क्या है, ठोस कहलाते हैं। अब दूसरा पदार्थ देखिएगा, हम बातें अवस्था में, तो दूसरी जो अवस्था होती है वह आपकी आती है इसमें द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था क्या है, तो देखिए वे पदार्थ जिनके जो है आयतन तो क्या होता है, निश्चित होता है, परंतु आकार जो है क्या है, अनिश्चित होता है। तो इन्हें आप किसी भी पात्र में डालते हैं तो ये उसी का आकार धारण कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करें तेल है, दूध है, जल है, आप इनको किसी भी बर्तन में भरते हैं तो ये उसी का आकार ग्रहण कर सकते हैं। और ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, द्रव कहलाते हैं। और जो ये द्रव पदार्थ होते हैं तो ये द्रव पदार्थ इनका जो गुण होता है ये बह सकते हैं। तो ये आप इसमें देखते हैं। अब आती है तो इनके जो अणु की स्थिति है वो क्या है कि इनके जो अणु रहते हैं वो ठोस की तुलना में थोड़े दूर रहते हैं, यानी थोड़ा मूवमेंट भी इनमें होता है, विसरण थोड़ा सा इसमें हो सकता है। तो हल्का सा मूवमेंट भी आप इसमें ये दर्शा सकते हैं, आ जा सकते हैं, इनमें विसरण होता है। अब तीसरी जो अवस्था होती है वो गैसीय अवस्था होती है। तो गैसीय पदार्थ वे होते हैं जिनका आकार और आयतन दोनों ही क्या है, निश्चित नहीं होते, यानी इनमें जो संपीड्यता का गुण होता है वो सर्वाधिक पाया जाता है। और इनके जो अणु होंगे वो दूर दूर होंगे। जैसे हम बात करते हैं एलपीजी, सीएनजी और वायु में जो पाई जाने वाली गैसें हैं वो सारी गैसीय पदार्थों के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार ये तीसरी अवस्था होती है गैसीय अवस्था। और इसके अंदर हम बात करेंगे तो देखिए, अगर आप इसके अणुओं की स्थिति को अगर हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनके अणु बिल्कुल क्या होंगे, दूर दूर होते हैं और ये आसानी से मूव कर सकते हैं एक दूसरे की तरफ। तो इस प्रकार की जो अवस्था रहती है इसे हम कहते हैं गैसीय अवस्था। अवस्था पदार्थ की अवस्थाओं के बाद देखिए अगला जो अपना टॉपिक आता है वह आपका होता है अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन किसे कहते हैं, तो सीधी सी परिभाषा होती है कि पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, अवस्था परिवर्तन कहलाता है। अर्थात पदार्थ की जो ये तीनों अवस्थाएं होती है ये क्या होती है, इनमें परस्पर अंतर रूपांतरण हो जाता है। वो अंतर रूपांतरण कैसे होता है हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस।
इनके अंतर रूपांतरण की बात करें तो देखिए जो ठोस है, ठोस का द्रव में बदलना कहलाता है संगलन, और द्रव का वापस ठोस में बदलना ये क्या कहलाएगा, इसको जमना या हीमन कह सकते हैं। अब है द्रव का गैस में बदलना, और द्रव का गैस में बदलना कहलाता है वाष्पीकरण, और गैस का वापस द्रव में बदलना कहलाता है संघनन। इसी प्रकार देखिए ठोस जो है, ठोस का कुछ ऐसे ठोस होते हैं जो बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाते हैं, यानी ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलते हैं। तो ये जो गुण कहलाता है, इस गुण को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन, जैसे कपूर है, नैप्थलीन है, इनमें ये पाया जाता है। और गैस का वापस निक्षेपित होकर के पुनः ठोस में बदलना है, ये कहलाता है निक्षेपण। तो इस प्रकार से क्या होता है, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में परस्पर क्या होता है, अंतर रूपांतरण होता है, और इसको हम आसानी से इसमें ताप व दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अवस्था परिवर्तन पर ताप का प्रभाव। अवस्था परिवर्तन पर ताप का प्रभाव। तो देखिए जब किसी भी ठोस को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसके जो कण है वो ऊर्जा प्राप्त करके और गति करने लगते हैं, और इससे क्या होता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है और वो द्रव में बदल जाता है। अगर हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो भी क्या है, ऊष्मा प्राप्त करके और उसके कणों के बीच में ऊर्जा बढ़ जाती है, और आकर्षण बल कम होने के कारण वो भी क्या होता है, फिर जो द्रव होता है वो गैस में परिवर्तित यानी वाष्प में बदल जाता है। तो यहाँ पर इसके लिए विभिन्न तापक्रम होते हैं जिनकी आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये आपका होता है गलनांक। अब ये गलनांक क्या होता है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। जैसे कि बर्फ का जो गलनांक होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम बात करते हैं बर्फ के गलनांक की तो कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर हम इसको केल्विन में बदलते हैं तो देखिए होता है लगभग 273, ठीक है। और इसका सही जो मानक है 273.15 के आप लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या है पूर्णांक संख्याओं को लिखते हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं होती, तो इसको हम छोड़ते हैं। इसलिए अब आप लिख सकते हैं 273, यानी कि बर्फ का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 273 केल्विन होता है। इसी प्रकार अब हम बात करते देखिए क्वथनांक। अब ये क्वथनांक क्या होता है, तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है तो हम उससे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। और हम जानते हैं जैसे पानी का जो क्वथनांक होता है लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जो होता है उबलने लगता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि बर्फ का जो गलनांक है 0 डिग्री है और क्वथनांक क्या होता है 100 डिग्री होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए अवस्था परिवर्तन के लिए कुछ ऊर्जा की अतिरिक्त आवश्यकता होती है और उसको हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। तो यहाँ पर देखिए जो बर्फ है 0 डिग्री वाला जो बर्फ होता है उसको द्रव में बदलने के लिए अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है और वो कहलाती है संगलन की गुप्त ऊष्मा। इसी प्रकार से 100 डिग्री पर जो पानी उबलता है तो उसको भी क्या है अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और वो जो ऊष्मा होती है वो कहलाती है क्वथन की गुप्त ऊष्मा। तो इस प्रकार से हम गुप्त ऊष्मा के बारे में जान। इसी पर आधारित देखिए दूसरा है, कभी कभार पूछ लिया जाता है कि सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे बदलते हैं और केल्विन को सेंटीग्रेड में कैसे बदला जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है ये इक्विवेलेंट होता है लगभग 273 केल्विन के बराबर। तो जब भी हमें परिवर्तन की बात आती है तो हम क्या करते हैं, अगर हमको सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलना हो तो क्या करते हैं, उसके अंदर हमें 273 को ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलिए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सीधा सा है 25 प्लस 273 आप लिख देते हैं, तो ये आपका हो जाता है
298 केल्विन। इसी प्रकार से अगर हमें केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, केल्विन में से 273 घटा देंगे तो वो हमारा टेम्परेचर होता है वो सेंटीग्रेड में बदल जाता है। तो ये सामान्य जानकारी थी जो अभी आपने इसमें देखी। अब इसके बाद में देखिए अगला जो है इसी से संबंधित अवस्था परिवर्तन पर है दाब का प्रभाव। तो हम देखते हैं अवस्था परिवर्तन पर दाब का क्या प्रभाव होता है। तो आप लिखते हैं इसमें दाब का प्रभाव। तो देखिए गैसें जो होती है उनके ऊपर जब संपीड़ित या बल लगाया जाता है तो वो क्या होती है, द्रव में बदल जाती है। इस प्रकार हम एक निश्चित दाब पर किसी भी गैस को क्या कर सकते हैं, द्रव अवस्था में बदल सकते हैं, यानी कि दाब बढ़ाने पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन संभव है।